की खोज थी, जिसमें हमारे पास ये साहस था कि जो अन्याय जो हुआ था भूतकाल में, हम उससे आगे निकलकर जो है काम करें। हमारे संविधान में उल्लेख किया था। तो सर बार बार ये सरकार कहती है ये माइनॉरिटीज के पक्ष में है, लेकिन जब अमेरिका से माइनॉरिटी कमीशन का रिपोर्ट आता है कि माइनॉरिटीज के साथ नाइंसाफी होती है तो इनको दुख होता है। जब यूएस का रिलीजियस कमीशन का रिपोर्ट आता है तब इनको दुख होता है। सर बार बार ये जो ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं, ये क्लॉज 42 सेक्शन 108A इन्होंने डिलीट कर दिया है। ये कहते हैं कि कैसे ओवरराइडिंग प्रिंसिपल कैसे आ सकता है। मंत्री महोदय को ओवरराइडिंग प्रिंसिपल से आपत्ति है। पहले सबके लिए सेक्शन 108 क्या है पढ़ लेते हैं, आपके लिए भी है, हम तो जेपीसी में थे। और सर जेपीसी में भी सर दुख की बात करनी पड़ेगी सर कि जेपीसी में ये कहते हैं कि सबका इन्होंने राय सुना, लेकिन आपको भी पता है विपक्ष के द्वारा एक भी संशोधन को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। ये किस प्रकार का, हमने भी बहुत से जेपीसी देखे हैं सर, ऐसा जेपीसी नहीं देखा जहां पर क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन भी नहीं हुआ सर, पूरी तरीके से वोटिंग हो गई। एक मिनट माननीय सदस्य इतना ध्यान रखें कि जेपीसी भी संसद का भाग होती है, इसलिए उसका भी ध्यान रखें। सर इन्होंने जेपीसी की बात की, अगर इन्होंने ये नहीं करते कि जेपीसी में बहुत विस्तार रूप से चर्चा हुआ तो मैं भी नहीं करता। इन्होंने उल्लेख किया इसलिए मैं करना चाहता हूं। इन्होंने उल्लेख किया कि बहुत से लोग आए जेपीसी में सर, ऐसे भी लोग आए जिनको वक्फ को लेकर उनका कोई जानकारी भी नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी सर, ऐसे भी आए सर। जेपीसी के मुद्दे हम बार बार हमने स्पीकर को चिट्ठी के द्वारा अवगत किया है, इसलिए उठा रहे हैं सर। इसमें 108A ये हटाना चाहते हैं जिसमें पावर टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट, लेकिन ये जो प्रिंसिपल है ओवरराइडिंग का सर, ये आज भी विभिन्न स्टेट एक्ट्स में ये है। तेलंगाना के एक्ट में आज भी ओवरराइडिंग प्रिंसिपल है, तमिलनाडु के एक्ट में आज भी ये ओवरराइडिंग प्रिंसिपल है, आज भी आरटीआई एक्ट में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में 2000 में, नालसा जैसे यूनिवर्सिटी में ये ओवरराइडिंग प्रिंसिपल है। तो इसीलिए आपको सिर्फ यहां पर आपको ओवरराइडिंग प्रिंसिपल से आपको मुश्किल है, लेकिन जो दूसरे एक्ट्स में जो ओवरराइडिंग प्रिंसिपल है सेक्शन 108A के द्वारा सिमिलर प्रोविजंस है, उसमें आपको तकलीफ नहीं है सर। मैं भी अपने जैसे इन्होंने हमारे कुछ दोस्तों को सलाह दी, मैं भी इनके कुछ दोस्तों को सलाह देना चाहता हूं सर। क्लॉज 40A सेक्शन 107 जो लिमिटेशन एक्ट जो हटाया गया है सर, आंध्र प्रदेश के एक्ट में ये लिमिटेशन एक्ट ऐसा ही एक लॉ है जैसे पेरेंट एक्ट में है। तो मैं भी इनके आंध्र प्रदेश के सदस्यों को मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रोविजन आपके आंध्र प्रदेश के एक्ट में है, आज वैसे प्रोविजन ये सरकार हटाने वाली है। आपको भी बाद में आंध्र प्रदेश में अपनी जनता को उत्तर देना पड़ेगा। तेलंगाना और तमिलनाडु में हमने बात रखी है सर, तो मैं बार बार मैं कहना चाहूंगा सर, हमें संशोधन से कोई हमें परे नहीं है, लेकिन संशोधन ऐसा हो जो हमें मदद करे। आज डिजिटाइजेशन की बात करते हैं, आज से 15 वर्ष पहले वामिस एक डिजिटल पोर्टल हमने खोल दिया है। अब ये देखिए सर सरकार की कैसी ये इनकी काम है। डिजिटाइजेशन फिलहाल अभी चल रहा है, डिजिटाइजेशन हो रहा है, पर माना कि डिजिटाइजेशन वामिस में कुछ खामियां हैं, उसको वामसी में, तो आप उसको ठीक करिए। आप 10 साल से क्या कर रहे थे? आप 10 साल से आप वामसी अब क्यों ठीक नहीं कर पा रहे? आप वो काम तो नहीं कर पा रहे, अब आप एक दूसरा नियम बना रहे हैं कि दोबारा आप एक नए पोर्टल पे अपने रिकॉर्ड्स आप अपलोड करिए। सर कितने बार हम इस सरकार को अपना कागज दिखाएं? वामसी का अगर इनका काम अधूरा है तो उसको ये काम संपूर्ण करे,
अब लेकिन नहीं, इनका काम उद्देश्य यही है कि देश में मसला और बढ़े, और इसीलिए आज इस बिल के विरोध में है। ये बिल हमारे देश की अखंडता, ये बिल हमारे संवैधानिक मूल्य, ये देश हमारे अल्पसंख्यकों की सम्मान, ये देश हमारे अमन, शांति और सदन और जेपीसी में जिस प्रकार से विचार होना चाहिए था उस सब के विरोध में है। और इसलिए आज पूरा इंडिया अलायंस आज इस बिल के विपक्ष में खड़ा हुआ है। और यही बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को समाप्त देता हूं। धन्यवाद, शुक्रिया। श्री रविशंकर प्रसाद। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत कृतज्ञ हूं कि मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया गया है। सर, मैं विपक्ष की बात सुन रहा था, मुझे उनके तर्क को समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। वक्फ बिल में संशोधन होना चाहिए, लेकिन नहीं भी होना चाहिए। ये दोनों तर्क कैसे चलेगा? सबसे पहले बात थोड़ा संविधान की कर लेते हैं। आजकल लाल किताब बहुत घूमती है, जब भी कोई विषय होता है संविधान की लाल किताब दिखाते हैं। सर, हम संविधान की हरी किताब लेकर के आए हैं जो संसद में रखी हुई है, तो मैं इसी को दिखाऊंगा आज। सर, भारत के संविधान के मौलिक अधिकार में धारा 15 है। धारा 15 में लिखा हुआ है कि महिलाओं के साथ कोई विभेद नहीं होगा और सरकार महिलाओं के विकास के लिए कानून बना सकती है। तो अगर यह वक्फ बिल देश की खवातीनों के विकास के लिए, वक्फ में उनकी भूमिका के लिए यह कानून लाया जा रहा है, तो यह कानून गैर संवैधानिक कैसे हो गया भाई? सर, संविधान की धारा 15 में यह भी लिखा हुआ है कि सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के विकास के लिए सरकार कार्रवाई कर सकती है। यह सच्चाई है। Honorable member, please. मैं जिस प्रदेश से आता हूं, Honorable member, please be seated. जरा माननीय सदस्य बैठिए। लोगों को Please बैठा be दे, seated. Honorable member, जरा बैठ जाए। Honorable member, मैं भी आग्रह करूंगा। see the back to the chair. Please be seated. अध्यक्ष पीठ को अपने पीठ ना दिखाएं। मिस्टर वेणुगोपाल, Yes. मिस्टर वेणुगोपाल जी, आई एम स्पीकिंग काइंडली। वेणुगोपाल जी, मेरी बात भी सुनिए। कि मैं जिस प्रदेश बिहार से आता हूं, वहां बहुत सारे पिछड़े मुसलमान हैं। उत्तर प्रदेश में भी हैं, पसमंदा कहते हैं हम, कई कैटेगरी के हैं। उनको वक्फ के मैनेजमेंट में अवसर नहीं मिलता। और अगर संविधान की धारा 15 के आलोक में इस बिल में इस बात का प्रावधान किया जा रहा है कि पिछड़े मुसलमानों को भी वक्फ में जगह दी जाएगी, उनको जगह दी जाएगी, तो परेशानी क्यों है इनको? और सर, जहां तक सर सवाल है सर, मैं ये बताना चाहता हूं कि संविधान की दुहाई का जवाब मैं संविधान से ही दे रहा हूं। ये वक्फ में जो संशोधन हो रहा है वो मौलिक अधिकार की धारा 15 में उसकी अनुमति मिलती है। अब सर, धारा 25 की बात की गई सर। अब हमारे विपक्ष के उपनेता को मैं सुन रहा था, आपने धारा 25 का जिक्र किया, तो धारा 25 का क्लॉज 2 भी पढ़ लीजिए मेरे साथ। सर, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। नथिंग इन दिस। इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसे विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभावित नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो धार्मिक आचरण से संबंध या आर्थिक से संबंध निबंधन करती है। अगर वक्फ की जमीन लूटी जा रही है, अगर वक्फ की जमीन हड़पी जा रही है, तो संविधान की धारा 25 ये अधिकार देता है कि कानून बन सकता है। तो कृपया करके कोई अगर आप धारा संविधान की कोट करते हैं तो पूरी की पूरी कोट करें। सर, मैं प्रावधानों पे आने के पहले एक और बुनियादी बात उठाना चाहता हूं।
वक्फ के माने क्या है सर? माननीय मंत्री जी ने विस्तार से बताया है। वक्फ इज नॉट ए रिलीजियस बॉडी। वक्फ कोई धार्मिक निकाय नहीं है, वक्फ एक सांविधिक निकाय है। धार्मिक संस्था नहीं है, वो सिर्फ एक वैधानिक संस्था है। सर दूसरा सवाल आएगा सर, अच्छा आप अपने पारी का इंतजार करिए ना, यू आर ए वेरी इलोक्वेंट स्पीकर, आई नो। बहुत ही अच्छे वक्ता है, अपना इंतजार करिए। इसी से एक और सवाल उठता है सर, मुतवल्ली की क्या भूमिका होती है? आज मैं चाहता हूं इस बात को सदन में रखूं और सदन के माध्यम से देश में जाए। सर मुतवल्ली को सिर्फ मैनेजर बोलते हैं सर, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं इस्लामिक लॉ के एक बहुत बड़े स्कॉलर मुल्ला लॉ ऑफ मोहम्मदन लॉ, इस किताब के मैं 3 लाइन कोट करूंगा सर। मुल्ला प्रिंसिपल ऑफ मोहम्मदन लॉ, एम हिदायतुल्लाह जो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने इसको रिवाइज किया था सर, बहुत बड़े जूरिस्ट थे। और मैं इसके सिर्फ एक पैराग्राफ को पढ़ूंगा सर, पैरा 202 मुतवल्ली। क्या 202 मुतवल्ली मुसलमान नियम के अंतर्गत जैसे ही वक्फ का सृजन होता है, संपत्ति के सभी अधिकार वाकिफ के पास पहुंच जाते हैं, यानी भगवान के अल्लाह के पास पहुंच जाता है। मुतवल्ली के पास कोई अधिकार नहीं है जो वक्फ की संपत्तियों को छेड़छाड़ करके उसको नहीं दी गई है संपत्ति। वो एक ट्रस्टी है, वो एक अधीक्षक है या प्रबंधक का काम करेगा। साहब ये 8 लाख की प्रॉपर्टी के खाली मैनेजर हैं, और क्या हो रहा है? तो क्या सरकार खामोश है? अगर वक्फ देने वाले की प्रॉपर्टी लूटी जा रही है तो क्या खामोशी चलेगी सर? ये तो नहीं चलेगी सर। कुछ और मैं बुनियादी सवाल उठाना चाहता हूं सर इस बहस में, जो उठना चाहिए। ये 8 लाख संपत्ति है, इसमें कब्रिस्तान भी होंगे, इसमें मस्जिद भी होगी सर। आज मैं ये सवाल इस संसद के सामने उठाना चाहता हूं, कितने स्कूल बने वक्फ की संपत्ति पर, कितने अस्पताल बने वक्फ की संपत्ति पर, कितने स्किल सेंटर खुले वक्फ की संपत्ति पर, कितने अनाथालय खुले वक्फ की संपत्ति पर, कितनी बेवा विधवा बेटियों बहनों को सिखाए गए सिलाई कढ़ाई जीने का तरीका, गिनतियों पर भी आएगा सर। तो ये बार बार जो वक्फ की बात बोलते हैं, अगर आज इस कानून के द्वारा वक्फ की जमीन को रेगुलेट करके उसकी प्रॉपर्टी में फंडिंग अच्छी आए और उस जमात के लोगों के लिए इसका विश्वास बढ़े, तो इनको परेशानी क्यों होती है सर? सर इस परेशानी की मैं वजह समझता हूं और अब मैं इस परेशानी की वजह पर आ रहा हूं। दिल से तो कहते हैं कि हम चाहते हैं संशोधन हो, लेकिन राजनीतिक मजबूरी इनके पैर पीछे खींचती है सर। बहुत सालों से राग वही है, सुर वही है, तीखापन वही है, भाषा वही है। और मैं 3 उदाहरण देना चाहता हूं सर। याद करिए शाहबानो के केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि शाहबानो एक डिजर्टेड वाइफ थी, उनको कुछ 100 रुपये मिले, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हो हल्ला किया गया। और सर उस समय राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थे, 400 का बहुमत था, मात्र एक बेवा मुस्लिम 75 साल की महिला को कुछ 100 रुपये दिए गए, क्या हंगामा खड़ा कर दिया गया। और सर आज जब मैं शाहबानो पर बात कर रहा हूं सर, तो मुझे अपने दोस्त आरिफ मोहम्मद खान के बारे में कुछ बोलना है सर। वो आपकी सरकार में मंत्री थे, उनका 2 दिन ऐतिहासिक भाषण हुआ था इसी सदन में कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा है। एकाएक हंगामा गया, राजीव गांधी हिल गए, डोल गए, कहे तुम वापिस हो जाओ, हम कानून ला रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को उलटने के लिए। ये भी हमने देखा है ना सर। शाहबानो के बाद यात्रा आती है साराबानो तक सर, 3 तलाक पर। 3 तलाक को लेकर सर इतनी परेशानी थी, मुस्लिम महिलाएं गई थी कोर्ट में,
और सर मैं हाउस में आज कहना चाहता हूं, 2 साल तक इनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं फाइल किया ताकि मामला लटकता रहे। और आज सर मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि जब 14 में सरकार आई तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे कानून मंत्री बनाया था, तो फाइल आई कि सर का जवाब फाइल करना है, सुप्रीम कोर्ट डांट लगा रहा है। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 8 साल में कई सुधार किए, हर वर्ग के युवाओं के विकास के लिए कदम उठाए। अब तो प्रदेश के 75 के 75 जनपदों का युवा भर्ती होता है, हर नौकरी में उसका नाम आता है, आगे बढ़ता है। 8 साल में 7.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी। होली के अवसर पर 60,244 युवाओं की यूपी पुलिस में भर्ती, इनमें 12,000 से अधिक बेटियों को मिली नौकरी। 2017 तक यूपी पुलिस में सिर्फ 10,000 महिलाएं कार्यरत थीं। सभी 75 जिलों से युवाओं की हो रही भर्तियां। 2017 से 2024 तक यूपी पुलिस में 1,56,000 भर्तियां हुई। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत युवाओं को बिना ब्याज के ऋण, बिना गारंटी के 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन। प्रदेश के सभी 96 लाख MSME यूनिट को 5 लाख रुपए की सुरक्षा गारंटी। 96 लाख MSME से 3 करोड़ से अधिक युवाओं को मिल रहा रोजगार। सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। योगी सरकार का कार्यकाल उत्तर प्रदेश के विकास और समृद्धि का प्रतीक बन चुका है। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त, मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बने उत्तर प्रदेश ने 8 साल में तय किया है धरातल से शिखर का सफर। 2017 से पहले वाले बीमारू राज्य के धब्बे को मिटाने के लिए अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस, अधोसंरचना का तीव्र विकास और युद्ध स्तर पर किया गया है कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो रेल, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान सम्मान निधि, फसलों का उचित मूल्य और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी बना है नंबर 1। 500 साल बाद अयोध्या में श्री राम लला का भव्य मंदिर और दिव्य भव्य महाकुंभ में 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पुण्य स्नान से विरासत का संरक्षण और आर्थिक उन्नति की गढ़ी गई है नई परिभाषा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश। करके दिखाए जो, डबल इंजन सरकार है वो। खास खबर के सह प्रायोजक हैं MDH देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च। और शिफ्टिंग की टेंशन बड़े भैया है ना, agrawalpackers.in, DRS ग्रुप 9360014001। अब्दुल हमीद खान, रसखान, कबीर, मलिक मोहम्मद जायसी। जब मोहम्मद शमी फास्ट बॉलिंग करके आउट करता है पूरा देश ताली बजाता है। और जब सानिया मिर्जा टेनिस में भारत का नाम ऊंचा करती है हम सभी खुश होते हैं। ये तय करना पड़ेगा। हमें लगा था कि 25-30 साल के बाद वोटों की सौदागरी कुछ बंद होगी, लेकिन अभी तक बंद नहीं है। कभी तो आप लोग निकलिए उससे बाहर। ये देश बदल रहा है और उनकी संख्या देख रहे हैं। कांग्रेस कहां थी, कहां चली आई, अखिलेश जी देखिए आप। और सर एक बात और मैं आज बताना जरूरी है,
सदन के स्मृति के लिए राजीव गांधी को 400 सीट मिली। शाहबानों में वो इन लोगों के सामने झुके। उसके बाद आज तक कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। याद करिए आप, देश की हवा कहां बह रही है, समझिए अखिलेश बाबू। और हमको आप इतना आलोचना करते हैं। नरेंद्र मोदी जी को एक बार पूर्ण बहुमत मिला, दूसरी बार पूर्ण बहुमत मिला। आप लोगों ने संविधान का कुछ मिसलीड करके धोखाधड़ी करके यूपी में कुछ गड़बड़ किया, जनता को समझ में आ गया तो हरियाणा जिता दिया, फिर आपके महाराष्ट्र जिता दिया, फिर दिल्ली जिता दिया और अब बिहार भी जिताने वाले। निश्चित रहिए आप। वो तो पहले जीत गए थे। सर मैं आपसे आज इस बहस के क्रम में कुछ और बड़ी बातें कहने की जरूरत है। ये जो 13 का कानून, सॉरी, बार बार कहा जा रहा है कि अच्छा लगा मुझे उपनेता ने, कांग्रेस ने कुछ कहा कि बदलाव पहले भी हुए हैं। सर आपकी जानकारी के लिए अगर देखें आप, आजादी के बाद 54 में एक्ट आया, 59 में बदलाव हुआ, 64 में बदलाव हुआ, 69 में हुआ, 84 में बदलाव हुआ, फिर 95 में आया। और सर ये रिकॉर्डेड है, अगर आप निर्देश देंगे तो हम प्रस्तुत करेंगे। ये सारा कुछ बदलाव कुछ जमातों के दबाव में आया। और सर 95 कब आया? जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था। हाँ, तो इन लोगों ने कहा ठीक है हमारे वक्फ में बदलाव करो। और 13 कब आया? जब इनके हारने का रास्ता खुल रहा था। सर जब आप इस तरह से कानून में बदलाव करते हैं तो आपकी मंशा अक़लियत की सेवा करना नहीं है, आपकी मंशा अपने वोट का इजाफा करने की है। फिर भी आप हार जाते हैं, तो फिर भी नहीं समझते। सर अब मैं इसकी आवाज मैं सुन रहा हूं, अपने प्रदेश की है क्या आप? चलिए सर अब मैं कुछ संपत्ति पर आता हूं। ये 8 लाख संपत्ति है, दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है सर। और सर मुतवल्ली उसको मैनेज करता है, मैंने दिखा दिया, वो मैनेजर है। मैनेजर की अकाउंटेबिलिटी होती है कि नहीं? और सर मैं पटना साहिब का सांसद हूं सर। हमारे क्षेत्र में गर्दनी बाग में सर एक सरकारी जमीन पर तालाब है जहां लोग छठ में अर्घ देते हैं सर। हाई कोर्ट में सरकार ने कहा कि यह सरकारी जमीन है, और वहां से 5-7 किलोमीटर दूर एक कब्रिस्तान है, 1920 का रिकॉर्डेड। कुछ लोग कहते हैं ये हमारा वक्फ है, हर बार छठ में खड़े हो जाते हैं। फतवा में यही काम किया। अभी तो सर अभी तो 113 बात की गई दिल्ली की, मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा जो फोर्ट विलियम है ना कलकत्ता में सेना का कमांड, वो भी हमारा वक्फ है। अब आगे तो कहेंगे कि पूरा हिंदुस्तान वक्फ है, क्योंकि तो हमारे यहाँ तो हमारे सम्राट हुए थे। क्या देश ऐसे ही चलेगा क्या? अरे प्रयागराज में बोला, भोपाल में बोला, कहां नहीं बोला, मुंबई में बोला, जहां चले जाइए। सर ये देश ऐसे नहीं चलेगा। और मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा, एक बार सदन को विस्तार से बताएं जिस तरह से वक्फ का दावा किया गया, उसका दावा करने वाले कौन थे। और थोड़ा गहराई में जाएंगे, हम लोग भी देश घूमते हैं, तो मैनेजर साहब की बिल्डर से सांठगांठ हो गई और वहां पर बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। ये सच्चाई नहीं है क्या? वक्फ इसके लिए नहीं होता है। इसलिए ये पूरा बदलाव सर जरूरी है सर। सर मैं एक बात और कहना चाहता हूं इस कानून के संदर्भ में, लेकिन उसके पहले सर हम एक बिहार के बड़े वरिष्ठ नेता को भी कोट करना चाहेंगे। और सर आपसे मैं आग्रह करूंगा, उनका नाम मैं बाद में पढ़ूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनकी बड़ी विद्वता भरी टिप्पणी थी सर, वो सदन के सामने आनी चाहिए सर।
वो बहुत जरूरी है। वो उस समय सर पार्लियामेंट में थे और उन्होंने कहा था कि पूरा लूट लिया है, पटना में भी लूट लिया है, एकदम वक्फ का कानून होना चाहिए। और सर वो नेता जो थे, जो उन्होंने ये बात कही सर, वो हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी थे। तो मेरे पास उनका कोट है, अगर आप कहेंगे तो निकाल के पढ़ दूंगा। अच्छा, अच्छा मैं लेकर दूंगा। सर किसने नहीं विरोध किया? और आज मैं विपक्ष को एक ही बात कहना चाहता हूं, कुछ तो दिल में झांकिए आप। सर आई विल 5 मिनट्स आई कंक्लूड। कुछ तो दिल में झांकिए आप कि अगर वक्फ की संपत्ति की लूट हो, हम खामोश रहें? इसको सख्त करना बहुत जरूरी है। सर एक बात उन्होंने बार बार कही कि पहले हाईकोर्ट को भी पावर था। हाईकोर्ट डिड नॉट हैव एनी डायरेक्ट पावर। हाईकोर्ट चाहे तो कॉल फॉर कर सकता है या कोई कंप्लेन कर सकता है। लॉ में कोर्ट जाना मना था और ट्राइब्यूनल ने कैसे कैसे काम किया ये भी आप जानते हैं। तो आज यहां पर कोर्ट में भी आप जा सकते हैं। और मैं माननीय मंत्री जी को सलाह दूंगा, मैं 2-3 ट्राइब्यूनल की कहानी जानता हूं, कृपया करके ट्राइब्यूनल ठीक ठाक चले, सिर्फ सेटिंग गेटिंग नहीं हो। यह भी बहुत जरूरी है कि ट्राइब्यूनल में ईमानदारी से फैसला होना चाहिए। सर मैं आपसे इसलिए कहता हूं कि जो बार बार आज कह रहे हैं, मैं इनसे एक सवाल पूछूंगा, मैं चाहूंगा कांग्रेस के जवाब दे इसको। आज क्रिश्चियन समाज क्यों दुखित है? वो चाहते हैं वक्फ में बदलाव हो। पूरे भारत के क्रिश्चियन समाज, केरला के क्रिश्चियन समाज, द क्रिश्चियन कम्युनिटी एंड द चर्चेज आर वेरी वेरी। केरल के चर्च और जो ईसाई समाज है उनको बहुत तकलीफ है कि उनकी संपत्तियों पे भी वक्फ द्वारा कब्जा किया जा रहा है। कभी सोचना ही पड़ेगा, कभी आपको भी सोचना ही पड़ेगा। हा? जिस तरह चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी बहुत से क्रिश्चियंस हैं आपके लखनऊ के आसपास, मालूम है ना आपको? अच्छा चलिए सर, 2-3 बिंदु बस देके अपनी मैं बात समाप्त करूंगा सर। नंबर 1, आप इस बिल का विरोध करते हैं तो क्यों करते हैं? इसका जवाब नहीं दे रहे। और मैं चाहूंगा सब लोग मेरी बात पर जवाब दें कि आपको इस बिल से क्या परेशानी है। नंबर 2, क्या आप चाहते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी हड़पने, लूटने, दलाली, बिचौलियों के बीच में रहे या गरीबों के लिए काम में आए, पसमंदा मुसलमानों के लिए काम में आए, बेटियों के लिए काम में आए? ये उसके लिए रास्ता खोलता है। और सर तीसरी बात, इस बिल में बड़े बड़े नामी गिरामी मेंबरान पार्लियामेंट, जूरिस्ट, रिटायर्ड जजेस, महिलाएं, सिविल सोसाइटी सब आके देखने वाली है। तो आपको शर्मिंदगी किस बात की है? सर एक बात मैं विनम्रता से कहूं, परेशानी किस बात की है? मैनेजर साहब के ऊपर कंट्रोल नहीं होना चाहिए, मुतवल्ली के ऊपर कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। इसी ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कहा अभी, जब आपके इफ्तार में नहीं जाएंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, संजय जायसवाल समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कहा था इन लोगों ने क्या इफ्तार में नहीं जाएंगे, आपको बुलाएंगे भी नहीं। तो मैं उनसे बड़ी विनम्रता से कहूंगा, आपके वो दिन लट गए जब आप वीटो लगाते थे। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, विकास के लिए हर काम करेगी। और बस सर एक अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, बस एक पॉइंट। हमारे ऊपर इन्होंने बहुत आरोप लगाया, एक लगाते हारते जा रहे हैं, फिर भी भाषा वही है। लेकिन सर मैं एक बात कहूं, अगर नरेंद्र मोदी की सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो ये बात को हमें गर्व है। अगर गैस दिया तो क्या हिंदू मुसलमान में कोई फर्क किया? अगर शौचालय बनाया तो कहा हिंदू मुसलमान में फर्क करना है? अगर सड़कें बनी तो क्या ये कहा कि मुस्लिम गांव से सड़क नहीं जाएगी? वोट दो या न दो, हम जब सत्ता में हैं तो पूरे हिंदुस्तान को एक नजर से देखेंगे। सर जिस प्रदेश से हम आते हैं, जहां से गिरिराज जी भी आते हैं, वहां एक बहुत बड़ा चलता है मामला सर, इनने सड़क मत बना ही, यहाँ वोट ना मिल रही है ना? ये हम नहीं करते, हम सबको एक नजर देखते हैं, वोट दो या न दो। इसलिए कभी कभी आप कुछ तो हमसे सीखिए।
ये देश के हित में है सर। मैं मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, गृह मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। हम ये बदलेंगे देश के लिए, अक़लियत के लिए, खवातीनों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अखिलेश यादव जी। प्लीज प्लीज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे नहीं, आदरणीय सभापति महोदय, आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण और देश के लिए और बड़ी आबादी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक और बिल आया है। क्योंकि मेरे से पूर्व में जो हमारे साथी बोले हैं वो माननीय सदस्य हमारे साथ नहीं, लेकिन मैं उनके बहुत सारी बातों से सहमत हूं। और अध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा हूं जो एक्स कांग्रेस वाले हैं वो ज्यादा बोल रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, जो आज बिल पेश हुआ है, मैं हिंदी और अंग्रेजी को जो कुछ समझ सकता हूं वो यही मैं कह सकता हूं कि माननीय मंत्री जी ने ये कहा कि ये उम्मीद है। ये उम्मीद कैसे बना है, अंग्रेजी में भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उम्मीद है। ये हिंदी में भी समझ में नहीं आ रहा कि ये उम्मीद है। यूनिफाइड वक्फ, अध्यक्ष महोदय, यूनिफाइड एकीकृत वक्फ प्रबंधन, ये अध्यक्ष महोदय, मैं समझ सकता हूं कि मैं वो बात छेड़ना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है अब। अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य लोग ये कह रहे हैं कि हमारे सदस्य नहीं है यहां पर जो हमारे साथी हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं ये कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो बिल लाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में एक मुकाबला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। और ये बात अध्यक्ष महोदय मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी, मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। इस सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहां जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जो बात निकल के आई है वो मैं फिर आगे बढ़ा दूं। अध्यक्ष महोदय, जो बात सोशल मीडिया या और जगह गुपचुप हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं था कि अभी कुछ दिन पहले यात्रा जो हुई है वो कहीं 75 वर्ष की एक्सटेंशन वाली यात्रा तो नहीं थी? अध्यक्ष महोदय, ये जो इस बार जो वक्फ बिल आया है, नाकामी का पर्दा इस बार है वक्फ बिल। और नाकामी को एक आध नहीं है, मैं कई नाकामियां बता सकता हूं। अभी मैं माननीय सदस्यों को सुन रहा था, वो पुराने कई बिल उनके बारे में चर्चा कर रहे थे कि कितने प्रोग्रेसिव बिल लेकर के आए हैं।
मुझे याद है मैं उत्तर प्रदेश में उस समय था और मुझे लगा कि शायद इनकी वो बात ठीक होगी। एक ये बहुत तैयारी के साथ फैसला लेकर के आए थे और फैसला ये लिया था आधी रात के आज के बाद नोट नहीं चलेंगे, नोट बंद हो जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, उस नोटबंदी नाकामी के बारे में भी तो चर्चा हो जाए कि अभी भी न जाने कितनी जगह पर कितना रुपया निकला जा रहा है, कितना निकल करके आ रहा है। केवल नाकामी नोटबंदी की नहीं, नाकामी बेरोजगारी की भी है, नाकामी महंगाई की भी है, नाकामी किसान की आय दोगुनी नहीं कर पाए वो भी इनकी नाकामी है। मुझे याद है एक माननीय मंत्री जी पूरे देश की नदियों के बारे में बीओडी बता रहे थे, लेकिन माननीय मंत्री जी ये भूल गए कि उनके शहर में, उनके क्षेत्र की जो नदी है उसकी बीओडी क्या है। गंगा क्या साफ हो गई, यमुना क्या साफ हो गई, स्मार्ट सिटी क्या बन गई, क्या गोद लिए हुए गांव इन्होंने गोद से उतार दिए, उनकी क्या दुर्दशा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये नाकामी का पर्दा इस बार वक्फ बिल बना है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिसके लिए फैसला होना है उसकी बात को अहमियत न देना भी नाइंसाफी है। अध्यक्ष महोदय, नाकामी केवल यहां तक नहीं है और भारतीय जनता पार्टी क्या है, मैं केवल एक पुरानी घटना याद करता हूं। एक बार फैजाबाद अयोध्या में एक कार्यक्रम था, उसमें बड़ी तैयारी की गई थी और तैयारी के साथ कलाकार बंबई से बुलाए गए थे। हो सकता है वो सहमति दिल्ली से ना रही हो, केवल लखनऊ की सहमति से हो रहा हो कार्यक्रम। और जब कार्यक्रम की पूरी तैयारी हो गई, भगवान श्री राम बनकर के कोई आ गया, लक्ष्मण बनकर के कोई आ गया, मां सीता भी बनकर के कोई आ गया और भगवान हनुमान भी बनकर के कोई आ गया। लेकिन जब लखनऊ से वो हेलीकॉप्टर उड़ा और अयोध्या पहुंचा तो सब लोग थे लेकिन उसमें हनुमान नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहूंगा कि जानकारी करिए कि आखिरकार भगवान श्री राम थे, लक्ष्मण थे, सीता थी, लेकिन हनुमान क्यों नहीं थे? हनुमान इसलिए नहीं थे, शायद उनकी जात या धर्म कुछ और था। अध्यक्ष महोदय, ये देश मिली जुली संस्कृति से चला है, कुछ हमने सीखा, कुछ उन्होंने सिखाया। और जो लोग ये कहते हैं कि हम सबको बराबरी का हक देते हैं, अभी कुछ दिन पहले ईद निकली है। अध्यक्ष महोदय, वो परंपरा रही है, न केवल मैं जाता हूं बल्कि कोई दल का नेता ऐसा नहीं न जाता हो उस कार्यक्रम में शामिल होने। भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वो भी जाते हैं, उप मुख्यमंत्री, सभी धर्मों के नेता आते हैं। लेकिन पता नहीं इस बार क्या साजिश थी, षड्यंत्र था कि वहां पर कुछ पाबंदी लगी हुई थी। अगर किसी कारण पाबंदी लगी हुई थी तो बात समझ में आती है, लेकिन जब जानकारी हुई है, किसी को नहीं पता था कि पाबंदी क्यों लगी है कि आप नहीं जा सकते वहां पर कार्यक्रम में शामिल होने। क्या यही भारत है, यही संविधान हमें रास्ता दिखाता है? अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बताएं हमें, वो खुद भी माइनॉरिटी हैं, भगवान बुद्ध के रास्ते पे चलते हैं। भगवान बुद्ध का रास्ता दूसरा है। हम आपको अपना मानते हैं तब भी जब आप हमारे बहुत सारे ग्रंथों को नहीं मानते, तब भी हम आपको अपना मानते हैं। आप हमारे पुराणों को नहीं मानते हैं, आप हमारे उपनिषदों को नहीं मानते हैं। लेकिन सोचिए, हम हिंदू वो लोग हैं जो आपको स्वीकार करते हैं और गले लगा करके चलते हैं। अब मैं दूसरे धर्म पे नहीं जाऊंगा, कोई नाराज हो सकता है। मैं दूसरे धर्म के बारे में नहीं जा सकता, मैं केवल यही बताता हूं। और मैं उत्तर प्रदेश में, अध्यक्ष जी, जहां से आता हूं, मैं अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं।
और ये बिहार के चुनाव में जो आप कह रहे हैं कि महिलाओं को 2 मेंबर बना दिया, इस बार मैं भी देखूंगा अब आगे भारतीय जनता पार्टी कितनी महिला लोगों को टिकट देंगे वहां पर। अध्यक्ष महोदय, भाजपा जब भी कोई नया बिल लाती है तो वो अपनी नाकामी छुपाती है। भाजपा वाले मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीन चिन्हित करने की बात कर रहे हैं, जिससे महाकुंभ में जो हिंदू मारे गए हैं या खो गए हैं उनको चिन्हित करने की बात पर पर्दा पड़ जाए। अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी इस बात की कि हमारा धर्म अध्यक्ष महोदय नहीं कुछ कहना चाहते हैं नहीं प्लीज, उनको अलाउ नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, कुंभ में आस्था सबकी है, कोई ऐसा नहीं जिसकी आस्था ना हो। और कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसा प्रचार किया कि 144 वर्षों के बाद पहली बार महाकुंभ होने जा रहा है, और लोग निकल पड़े। सरकार ने कहा कि हमारी तैयारी 100 करोड़ की है, लेकिन तैयारी 100 करोड़ की भी नहीं थी। जिस तरह लोगों की जान गई है वहां पर, सरकार ने खुद स्वीकार किया अध्यक्ष महोदय के 30 लोगों की जान गई है। आज अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं आप कहते टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करेंगे, जमीनों को हम मैपिंग कर करके डेटा एंड रिकॉर्ड ठीक करेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये बताएं कि वो 30 लोग कौन थे, उनके नाम क्या थे जिनकी जान चली गई, न केवल जान जाने वालों की, बल्कि अध्यक्ष महोदय ये सरकार बताए कि जो लगभग 1000 हिंदू खो गए हैं, जो अभी तक नहीं मिले, जो अभी तक नहीं खोज पाए हैं, वो 1000 हिंदू की सूची कहां है? और फिर धर्म कारोबार की बात है, जो ये लोग गोली। अध्यक्ष महोदय, मैं कार सेवक वाली बात इसलिए नहीं छेड़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये शायद माननीय सदस्य जानते नहीं कुछ सच्चाई नहीं जानते। अध्यक्ष महोदय, ये संविधान की वजह से, संविधान को बचाने के लिए, हिंदू एकता को बचाने के लिए कुछ फैसले लिए गए, लेकिन एफआईआर हम लोगों पे नहीं लिखी गई थी। एफआईआर उन पे लिखी गई थी जो बेचारे तैयार हो गए थे सुबह, लेकिन पता नहीं कहां से फोन आया था, कहा था कि अब तैयार तो हो गए हो, लेकिन आप शिलान्यास में नहीं आ सकते। इसलिए बात को इधर से उधर नहीं में ले जाना चाहता। अखिलेश जी, जरा वक्त पे भी आ जाओ। अच्छा, वक्त पे आ रहा हूं। नहीं, वक्फ पे अध्यक्ष इसलिए आ रहा हूं क्योंकि वक्फ समझने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है। और ये अध्यक्ष महोदय जब ये कह रहे हैं कि इससे कारोबार होगा, अध्यक्ष महोदय, धर्म की चीजों से कारोबार नहीं हो सकता। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि कारोबार होगा। वो 30 की गिनती में उलझे हुए हैं, जैसे 30 मार खाए वो। उनसे पूछा कि जान कितनी गई, वो 30। उनसे पूछा कि कारोबार कितने का होगा, 30 गुणा 10,000 करोड़। सोचिए, कुंभ हमारा क्या कारोबार की जगह है? और फिर उसका कौन नापेगा, कैसे नालाएगा? और फिर हमारे माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि जमीन, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो डिफेंस की हो, वो भारत की जमीन है। मैं भी स्वीकार करता हूं कि रेलवे की जमीन भी भारत की है, डिफेंस की भी जमीन भारत की है। क्या डिफेंस की जमीन नहीं बेची जा रही मंत्री जी? अध्यक्ष महोदय, क्या रेलवे की जमीनें नहीं बेची जा रही हैं? अध्यक्ष महोदय, केवल यहां तक नहीं, कितना हस्तक्षेप होता है। वक्फ भी भारत के, इसीलिए तो कहीं ना कहीं वक्फ की जमीन से, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बताएं, और मुझे उम्मीद है कि जब जवाब देंगे तो बताएंगे कि वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा वो जमीन है
जिस पर चीन ने अपने गांव बसा लिए हैं, लेकिन कोई बाहरी खतरे पर सवाल बवाल न करे, इसलिए ये बिल लाया जा रहा है। और माननीय मंत्री जहां से आते हैं, जिस प्रदेश से आते हैं, कम से कम ये तो बताएंगे कि वहां कितने चीन ने गांव बसा लिए, घर बन गए हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार गारंटी दे कि वक्फ की जमीन कभी भी किसी भी पैतरेबाजी से किसी और मकसद के लिए किसी और को नहीं दी जाएगी। वक्फ की वर्तमान व्यवस्था में चाहे 5 साल के धर्म पालन की पाबंदी की बात हो, या कलेक्टर से सर्वेक्षण के हस्तक्षेप की बात हो, या वक्फ परिषद या बोर्ड में बाहरियों को शामिल करने की बात हो, इन सब का उद्देश्य मुस्लिम भाइयों के सार्वजनिक अधिकार को छीनकर उनके महत्व और नियंत्रण को कम करना है। ट्रिब्यूनल के निर्णय को अंतिम न मानकर उच्च न्यायालय में लेकर जाने की अनुमति देना दरअसल जमीनी विवाद को लंबी न्यायिक प्रक्रिया में फंसाकर वक्फ भूमि पर कब्जों को बनाए रखने का रास्ता खोलेगा। सबसे बड़ी बात यह कि वक्फ बिल के पीछे की न तो नीति सही है, न नियत। ये देश के करोड़ों लोगों से उनके घर दुकान छीनने की भी साजिश है। भाजपा एक अलोकतांत्रिक पार्टी है, वो असहमति को अपनी शक्ति मानती है। जब देश के अधिकांश राजनीतिक दल वक्फ बिल के खिलाफ हैं, तो उसे लाने की जरूरत क्या है, जो जिद क्यों कर रहे हैं सरकार। वक्फ बिल का लाना भाजपा की सियासी हट है। वक्फ बिल भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति का नया रूप है। वो तो आपको काटेगा, और इसलिए काटेगा कि अध्यक्ष महोदय बाहर ये लिखते हैं सत्यमेव जयते, बाहर है लिखते सत्यमेव जयते, भाजपाई अंदर असत्य बात कहते। भाजपा वक्फ बिल लाकर अपने उन समर्थकों का तुष्टीकरण करना चाहती है जो भाजपा की आर्थिक नीति, महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी और चौपट अर्थव्यवस्था से उसे छटक गए हैं। क्योंकि अध्यक्ष महोदय, जब से वोट में गिरावट आई है, और खासकर उत्तर प्रदेश में भी, तब से भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि अपना वोट कैसे संभाला जाए। ये वोट को संभालने के लिए बिल लाया गया है। भाजपा का लक्ष्य वक्फ की जमीनों पर है। इन जमीनों का नियंत्रण अपने हाथ में लेकर इन जमीनों को पिछले दरवाजे से अपने लोगों के हाथों में दे देना चाहती है। भाजपा चाहती है कि वक्फ बिल लाने से मुस्लिम समुदाय को लगे कि उन पर हक को मारा जा रहा है, वो उद्वेलित हों और भाजपा को ध्रुवीकरण की राजनीति करने का मौका मिल सके। क्योंकि अध्यक्ष महोदय, भाजपा का लक्ष्य यह है कि ध्रुवीकरण हो, क्योंकि वो जानते हैं कि ध्रुवीकरण जितना होगा उससे वो लाभ उठाने में आगे रहेंगे। तो ये वक्फ बिल जो लाया जा रहा है, वो अपनी वोट बैंक को संभालने के लिए और समाज को बांट करके ध्रुवीकरण करके राजनीतिक लाभ लेने के लिए लाया जा रहा है। और अगर इसके लिए नहीं लाया होता तो पहले से जो जितने फैसले लिए सरकार ने, क्या उससे देश और प्रदेश में कोई बड़ा बदलाव आ गया है? अगर स्मार्ट सिटी का बात करें तो कितनी स्मार्ट सिटी बन गई है आपकी? आपके नोटबंदी की वजह से न जाने कितना रुपया कहां निकल रहा है, और डर तो ये लगता है कहीं भाजपा वाले दूसरों के पैसा रख करके न पकड़वा दें। वक्फ बिल के आने से पूरी दुनिया में एक गलत संदेश भी जाएगा। इससे देश की सेकुलर इमेज को बहुत धक्का लगेगा। वक्फ बिल भाजपा की नफरत की राजनीति का एक और अध्याय है। मैं अंत में कहना चाहता हूं कि अभी तो आपने साथी संभाल लिए हैं, एक साथी तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, और हमारे जिनका हमने सम्मान किया हमें कहां ले गए आप, और हमें यहां छोड़ गए आप, हमें छोड़ गए। हमें देखिए सभापति महोदय देखिए राजनीति क्या है। हमने आपका हाथ पकड़ा और हम यहां आ गए, और आप हमारा हाथ छुड़ा करके वहां चले गए। इसलिए देखिए कब हमारा इनका हाथ मिल जाए।
और मैं अध्यक्ष सभापति महोदया ये कहना चाहता हूं कि वक्फ बिल भाजपा के लिए वाटरलू साबित होगा, क्योंकि ऊपर से तो हाँ हाँ कह रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारे साथी सहमत नहीं है। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि ये वक्फ बिल जो लेकर के आए, कोई उम्मीद लेकर के नहीं आ रहा है। ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि इनका जो बोर्ड बिखर गया है, ये मुस्लिम में भी बंटवारा चाहते हैं। मुस्लिम इस्लाम धर्म में कहीं बंटवारा नजर नहीं आता है, लेकिन इनकी कोशिश है कि इस बिल के माध्यम से हम मुस्लिम भाईचारा में भी बंटवारा कर दें। बंटवारा तो पीडीए करेगा। अभी देखिएगा सभापति महोदया, हमारे एक सदस्य कह रहे थे कि चुनाव बहुत अच्छा होता है। इनसे बेहतर किसने चुनाव देखा होगा? चलिए धन्यवाद। वोट ही नहीं डालने दिया। चलिए सभापति महोदया, मैं धन्यवाद देता हूं। मैं और अपने दल और साथियों के साथ कहता हूं कि समाजवादी पार्टी इस बिल का विरोध करती है। वोट पड़ेगा तो हम इसके खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं। माननीय सदस्य श्री कल्याण बनर्जी जी। थैंक यू मैडम। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष, माननीय सभापति महोदय। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हमारी माननीय ममता बनर्जी जी की अध्यक्षता में मैं इस विधेयक का पूरी तरीके से विरोध करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मेरे भाषण का सार यही है, बात यही है। मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। मैडम, दिस प्रेजेंट बिल कवर्स। यह जो मौजूदा विधेयक है, ये वक्फ के दो बातों पर ध्यान देता है। पहला है कि जो वक्फ बोर्ड की जो चीज़ें उनको देखता है, एक यह है कि किस प्रकार से जो धार्मिक बातें हैं मुस्लिम लोगों की उसको देखना, और दूसरी प्रकार है कि राज्य सरकार को अधिकार देना कि वह वक्फ जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसके लिए काम करना। लेकिन भारत सरकार का जो संविधान है यह बताता है कि जो हर धर्म का कोई भी जो भी सेक्शन है उसमें वह अधिकार है कि वह अपने जो चैरिटेबल कार्यों के लिए इसको कार्यों के लिए रखा जाएगा, और रिलीजन धर्म के नाम पर जो भी कुछ किया जाएगा। और तीसरा, सारी चल और अचल संपत्ति को लेना और इस प्रकार की संपत्ति का उपयोग करना। महोदय, वक्फ एक चैरिटेबल कार्यों के लाया गया था। मुस्लिम को अधिकार है कि वह अपनी संपत्ति का इस प्रकार से देखा, जहाँ तक धर्म का संबंध है, क्योंकि वक्फ जो संपत्ति है वह अल्लाह की है। उनको अधिकार है कि वह इस प्रकार की संपत्ति को देखें, जो का यह है कि किस प्रकार से वह मुस्लिम लोगों के अधिकारों को अधिकार करता है, वह अपनी इन सभी चीज़ों का उपयोग करता है। और यह जो 26 है अनुच्छेद भारतीय संविधान का, उसके बिल्कुल विरोध है, यह विरोध में है। माननीय अध्यक्ष, माननीय सभापति महोदय, जो हमारे संविधान में कहा गया कि संविधान को, हमारे संसद को बहुत ज़्यादा अधिकार है कि वह कानून को बनाए। 7वीं अनुसूची के तहत लिस्ट 1 में और 246 के 3 में यह है कि राज्यों को अधिकार है, राज्य विधानसभाओं को अधिकार है कि वह कानून बनाएं, और विशेष अधिकार उनको दिए गए हैं। महोदय, 1 मिनट। और यह वास्तव में सूची 2 के तहत आता है। एंट्री 8 में यदि हम कहें, जो भूमि है, जो बिल्डिंग है जो कि इसमें रखी गई है, वह वास्तव में 35 में आती है। लेकिन प्रस्ताव वक्फ विधेयक में देखें तो राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वह इसको दे, जहां तक वह वक्फ संपत्ति से अलग काम करे, क्योंकि राज्यों को केवल शक्तियां ही प्राप्त हैं कि वह इस प्रकार के कानून को बना सकें। इसलिए संसद अब राज्य विधानसभाओं के अधिकारों में हस्तक्षेप कर रही है, और वह जो वक्फ की जो संपत्ति है, जमीन है, उसका उपयोग कैसे होगा इसका निर्णय यह करने जा रही है। जहाँ तक 226 का 3 जो है भारतीय संविधान का, यह भी
यह भी भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार में है। जब भी कोई शक्ति का उपयोग किया जाता है लिस्ट 1 या लिस्ट 3 में, तो राज्यों विधानसभाओं को जो अधिकार है लिस्ट 2 के तहत, उसका कभी भी हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। यहाँ वक्फ जो कि मुस्लिम लॉ के द्वारा होता है उसमें अंतर है, और साथ ही साथ जिसे हिंदू लॉ एक तरफ कहा जाता है और पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट दूसरी तरफ दूसरे के तहत कहा जाता है। लेकिन प्रश्न यहाँ पर ये आ जाता है, विद्या भारती तीर्थ बनाम बुर्जाबाद में बहुत पहले की बात है, आमिर अली ने एक निर्णय दिया, यह कहा कि याद रखना चाहिए कि जो भी अंग्रेजी कानून में जो बात रखी जाती है, और जब कोई भी एक उपहार दिया जाता है टेंपल या मस्जिद में या किसी, तो एक मानव एजेंसी के द्वारा इसको दिया जाता है। आप उसे कुछ भी कहें, लेकिन वह उन सभी चीजों का केवल संरक्षक होता है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जो भी संपत्ति इसमें दी जाती है, लेकिन इसी प्रकार से वह मूलभूत अंतर है। माननीय मंत्री जी, आप बात कर रहे थे हिंदू कानून के बारे में, जो मुस्लिम कानून है, जो कि अंग्रेजी कानून से बिल्कुल अलग है। हिंदू कानून जो है अंग्रेजी कानून का पकड़ता है, लेकिन मुस्लिम इंग्लिश कानून का पालन नहीं करते हैं। यह एक मूलभूत अधिकार है। आमिर अली जी ने यह कहा कि इसमें मूलभूत चीज़ों को देखा गया जो कि इस्लाम के पैगंबर के द्वारा दिए गए हैं, और यह चाहे वह, और इस के परिणाम स्वरूप जो वक्फ का जो अधिकार है वह पूरी तरीके से इस प्रकार है, और जो इसका अधिकार है, भार है, वह इस पर आता है यदि यह धार्मिक है, और यह वास्तव में यदि अनुच्छेद 226 में आता है। लेकिन जो वक्फ का जो मैनेजर है वह लेकिन उस क्षमता में उसका अधिकार है उससे, जो कि वक्फ की संपत्ति है, लेकिन वह इसका एक ट्रस्टी नहीं होता। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस प्रकार से यह जो कि इसमें होता है, और वह अंग्रेजी कानून के अनुसार ही है। लेकिन सायरा बानो और यूनियन ऑफ इंडिया में एक बात रखी गई है संविधान, जिसमें यह कहा गया है कि कोई भी कानूनी प्रावधान किए जाएंगे और इसमें इसकी भूमिका रहेंगी। यदि इस प्रकार से कोई निर्णय लिया जाता है तो यह ठीक नहीं होता। यह जो प्रस्ताव है यह वास्तव में कानून के उन सिद्धांतों से अलग है जो कि देश में स्थापित किया गया था। इसमें निर्णय दिए गए हैं न केवल पूर्व काउंसिल के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा महोदया, जो बहुत से प्रावधान किए गए हैं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 में, वास्तव में यह पूरी तरीके से संसद के द्वारा पारित नहीं की जा सकती। जो मुस्लिम में जो वक्फ की परंपरा है वह वास्तव में दान, समुदाय, मानव सेवा आदि को ध्यान में रखकर की जाती है। लेकिन भारत में जो वक्फ है, वक्फ संपत्ति है, वह वास्तव में मुस्लिम समुदाय की पृष्ठभूमि है, एक रीढ़ की हड्डी है और धार्मिक राल है, और किस प्रकार से उनकी सामुदायिक जो दायित्व को करने के लिए किया गया है। इसमें इस प्रकार की जो आवश्यक सहायता दी जाती है, विशेष रूप से एक ऐसी जगह पर जहां पर जो अल्पसंख्यक हैं वह किस प्रकार से काम करते हैं। लेकिन यह यहाँ पर नहीं है समानता, एक प्रकार अधिकार, यह सब इसमें नहीं है जहाँ तक मुस्लिम का संबंध है। इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एक के बाद एक सरकार आई, उन्होंने जब हम इसके बारे में देखा, स्वायत्ता के बारे में देखा और वक्फ की कितनी बात होगी जो कि वास्तव में इस प्रकार से काम करते ताकि इसके धार्मिक कामों को पूरा कर सकें। इस प्रकार की जो बातें की गई हैं, जाके राज्य के वक्फ बोर्ड है जो कि वक्फ की संपत्ति का अधिकार है, और इससे